हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परिसज्जा के बारे में। ठीक है, परिसज्जाएं जिससे कि वस्त्र को और भी सुंदर मजबूत जो है वो बनाया जाता है, तो इनको ही परिसज्जाएं कहते हैं। तो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी परिसज्जाएं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लिया है जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपका मैटर जो है वह बहुत ही ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, अनावश्यक चीज़ों से मैंने यहाँ पर बचने की कोशिश की है। आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं चीज़ें आप लोगों को बोल के एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का बराबर से क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वह परिसज्जा जो पूर्ण जीवन तक बनी रहती है कहलाती है। ठीक है, यानी परिसज्जा कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी। तो वह परिसज्जा जो पूर्ण जीवन यानी कि कपड़े के पूर्ण जीवन, हमारे पूर्ण जीवन नहीं, कपड़े के पूर्ण जीवन यानी जब तक कपड़ा है तब तक वह परिसज्जा उसमें बनी रहती है, तो वह परिसज्जा कहलाती है स्थायी परिसज्जा। वह परिसज्जा जो एक या दो धुलाई के बाद समाप्त हो जाती है, तो ऐसी परिसज्जा क्या कहलाती है? तो अस्थायी परिसज्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। तंतु को काट कर, ध्यान दीजिए, तंतु जब बन जाता है वह वस्त्र तैयार किए जाते हैं, परंतु उन पर, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तंतु को काट कर वह वस्त्र तैयार किए जाते हैं, परंतु उन पर किसी भी प्रकार की यानी कि स्थायी, अस्थायी, गीली या सूखी किसी भी तरीके की कोई परिसज्जा नहीं की जाती। तो ऐसा वस्त्र क्या कहलाता है? ग्रे गुड्स कहलाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ग्रे गुड्स किसे कहते हैं। कि जब तंतु कट कर आता है तो उसमें या वस्त्र बन जाते हैं तो उसमें कई तरीके के दाग धब्बे जो है वह लगे रहते हैं, तो वह उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इस तरीके के यानी बिना परिसज्जाओं के जो वस्त्र होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ग्रे गुड्स कहते हैं। ठीक है, आधा चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। परिसज्जा को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यानी कि परिसज्जा किस आधार पर हम वस्त्र या तंतु की परिसज्जा करते हैं? तो तंतु की प्रकृति और बुनाई की विधि, यानी तंतु किसका है, कैसा है, जंतु जगत से प्राप्त तंतु है या वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु है। तो तंतु की प्रकृति देखेंगे और वह किस विधि द्वारा बुनी गई है, तो इन दोनों को ध्यान में रख कर ही हम उस वस्त्र पर परिसज्जा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुक्त बाहर निकले हुए तंतुओं के सिरे को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जब वस्त्र बनता है तो कई से अनचाहे तंतु जो है इधर से उधर से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, बनाते समय तो उन पर किस तरीके की, उसको प्लेन करने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो सीजिंग की जाती है, गैसिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जलते हुए गैस के ऊपर से तेज़ी से वस्त्रों को जो है गुजारा जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं जो निकले हुए होते हैं वस्त्रों पर से, तो वो जल जाते हैं। ठीक है, तो मुक्त या निकले हुए तंतुओं के सिरे को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया सीजिंग कहलाती है। आगे देखते हैं। यदि वस्त्र को सफ़ेद बनाना हो, यानी कि कलरफुल है वस्त्र, उसको सफ़ेद बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विरंजक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉइस्चराइजेशन क्या है? इससे भी बहुत क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि मॉइस्चराइजेशन क्या होती है। तो वस्त्र पर क्षार यानी कि कास्टिक सोडा से अगर क्रिया कराई जाती है तो उस प्रक्रिया को ही मॉइस्चराइजेशन कहते हैं। अब मॉइस्चराइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है? तो देखिए, सूती एवं लिनन के वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। मॉइस्चराइजेशन मेनली किस पे किया जाता है, किस तरीके के तंतु या वस्त्र पर? तो सूती और लिनन के वस्त्रों की महत्वपूर्ण परिसज्जा है क्या? मॉइस्चराइजिंग। नेक्स्ट हमारे, किस परिसज्जा के कारण सूती वस्त्रों को सिल्क के समान, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है मॉइस्चराइजिंग में कि सूती वस्त्रों को सिल्क के समान रूप दिया जा सकता है। तो मॉइस्चराइजिंग की जो परिसज्जा, मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा में सूती वस्त्रों को सिल्क के समान जो है वह रूप दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मॉइस्चराइजिंग से वस्त्र की मजबूती में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होती है? तो ध्यान दीजिए कि 20% तक की वृद्धि होती है। एक तो सूती वस्त्रों को किस तरीके का सिल्क का रूप दिया जाता है, साथ ही साथ सूती वस्त्रों की मजबूती, चमक, लचक, ये सब क्या होती है? मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया द्वारा इस सब चीज़ों में जो है वह सूती वस्त्रों में वृद्धि हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से हर चीज़ में वृद्धि हो जाती है और वो उसका रूप कैसा हो जाता है? सिल्क के समान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सेल्फोराइजिंग या कंप्रेसिव सिकुड़न क्या होता है?
तो ये दोनों तो एक ही है, ये कैसी परिसज्जा है? तो ये सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा है। यानी कि जिन वस्त्रों में सिकुड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है तो इस परिसज्जा को करके उसके सिकुड़न आने की प्रवृत्ति को कम किया जाता है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किस परिसज्जा द्वारा सूती एवं लिनन वस्त्रों की सिकुड़न में कमी आती है? अभी मैंने बताया सनफराइजिंग द्वारा सूती और लिनन के वस्त्रों में सिकुड़न ज़्यादा पड़ने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या होता है, तो सनफराइजिंग की प्रक्रिया द्वारा सूती वस्त्रों के सिकुड़ने की क्षमता को कम किया जाता है। सिकुड़ता है सूती वस्त्र लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले सिकुड़ता था। सनफराइजिंग द्वारा यह जो वह कम सिकुड़ता है, लगभग कितना प्रतिशत? तो 1% तक ही यह सिकुड़ता है। किस परिसज्जा द्वारा वस्त्र में चमक एवं कोमलता उत्पन्न होती है? तो कुटाई द्वारा वस्त्र में चमक एवं कोमलता उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आगे देखते हैं। तो यहाँ होगा कि किस परिसज्जा द्वारा चमक एवं कोमलता उत्पन्न की जाती है? तो कुटाई द्वारा। तो कुटाई कैसी परिसज्जा है? तो कुटाई स्थायी परिसज्जा है। यानी कि जिस वस्त्र में कुटाई बीटिंग द्वारा जो है वह चमक और कोमलता उत्पन्न की जाती है तो वह स्थायी परिसज्जा कहलाती है। यानी कि जब तक वस्त्र है तब तक वह चमक और कोमलता जो है वह बरकरार रहती है। आगे देखते हैं, किस परिसज्जा के पश्चात सूती वस्त्रों को लिनन के समान बनाया जाता है? तो कुटाई के पश्चात। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि मॉइस्चराइजिंग में सूती वस्त्रों को किसके समान बनाया जाता है? तो सिल्क के समान बनाया जाता है। जबकि बीटिंग यानी कुटाई के बाद सूती वस्त्रों को लिनन के समान जो है वह बनाया जाता है। फर्क समझिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, वस्त्र पर अधिक चमक, यानी चमक तो है, अधिक चमक लाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो ग्लेजिंग की परिसज्जा की जाती है। तो ग्लेजिंग कैसी परिसज्जा है? तो ग्लेजिंग अस्थायी परिसज्जा, यानी 1 या 2 धुलाई के बाद ग्लेजिंग यानी जो अधिक चमक वह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है 1 या 2 धुलाई के बाद। आगे देखते हैं, किस परिसज्जा में वस्त्रों को सीधा करने और सुखाने दोनों की क्रिया एक साथ की जाती है? तो कौन सी परिसज्जा में वस्त्रों को सीधा करने और सुखाने दोनों की प्रक्रिया एक साथ की जाती है? तो टेंटरिंग में 2 प्रक्रिया एक साथ की जाती है। एक तो वस्त्रों को सीधा किया जाता है, दूसरा उसको साथ ही साथ सुखाया भी जाता है। वस्त्रों में खींचने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो क्रेबिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर 3 तंतु सिकुड़े हुए हैं तो उनको सीधा करने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो क्रेबिंग की परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सीजिंग किसे कहते हैं? तो कड़ा करने की प्रक्रिया को ही सीजिंग कहते हैं। सीजिंग परिसज्जा कितने प्रकार की होती है? तो एक अस्थायी होती है, एक स्थायी होती है। ठीक है, तो जो अस्थायी होती है उसमें आप सब लोग जानते होंगे कि माड़ या स्टार्च द्वारा दी गई परिसज्जा वो कैसा कड़ापन होता है? वह अस्थायी कड़ापन होता है। 1 या 2 धुलाई के बाद वह खत्म हो जाता है। जबकि स्थायी परिसज्जा किस तरीके से? तो जो रासायनिक चीज़ों से हम लोग जो परिसज्जा देते हैं उससे क्या होता है कि वह वस्त्र जो कड़ा जो है वह हमेशा कड़ा रहता है। तो इसलिए रासायनिक विधि द्वारा दी गई सीजिंग की परिसज्जा कैसी होती है? तो स्थायी होती है। आगे देखते हैं, स्थायी कड़ेपन का प्रभाव किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? अभी मैंने बताया, तो स्थायी कड़ेपन का प्रभाव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, वस्त्र की आभा बढ़ाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो कैलेंडरिंग की परिसज्जा की जाती है। वस्त्र की आभा बढ़ाने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है। तो कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग एक अस्थायी परिसज्जा है। ठीक है, वस्त्र को क्षितिज यानी इस तरीके से कैलेंडरिंग करने पर उसकी क्षितिज चमक बढ़ती है। जबकि लंबवत चमक बढ़ाने के लिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके पहले? लंबवत चमक बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सी परिसज्जा करते हैं? तो बीटिंग करते हैं। तो बीटिंग कैसी है? तो बीटिंग स्थायी परिसज्जा है, जबकि कैलेंडरिंग क्या है? अस्थायी परिसज्जा है। नेक्स्ट है हमारा, टिन सॉल्ट से क्रिया कराकर किस वस्त्र का वजन बढ़ाया जाता है? तो रेशम का वजन, रेशम बहुत ही हल्का तंतु है तो इसे टिन सॉल्ट का क्रिया कराकर उसके वजन को जो है वह बढ़ाया जाता है। वस्त्र को किस प्रक्रिया द्वारा उसके वजन और उसकी बॉडी में वृद्धि की जाती है? तो धात्विक लवण के घोल में डुबोकर। धात्विक लवण क्या है? टिन सॉल्ट को ही धात्विक लवण, ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने सब मेंशन किया है। अगर धात्विक लवण आ गया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो टिन सॉल्ट को ही धात्विक लवण या मेटेलिक सॉल्ट कहते हैं। तो मेटेलिक सॉल्ट के घोल में डुबोकर जो है वो रेशम का वजन जो है वह बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नीटेड वस्त्रों में अधिक चमक लाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो सियरिंग की परिसज्जा की जाती है। अभी मैंने देखा कि कैलेंडरिंग भी अधिक चमक बढ़ाने के लिए की जाती है। तो कैलेंडरिंग में क्या होता है कि वस्त्र बुने हुए नहीं रहते हैं, वो ऐसे थान की अवस्था में रहते हैं, यानी कि लंबे लंबे थानों में रहते हैं, तब कैलेंडरिंग की जाती है। जबकि नीटेड वस्त्रों में चमक बढ़ाने के लिए सियरिंग की जाती है, नीटेड यानी बुने हुए वस्त्रों में। नेक्स्ट देखते हैं, सैटिन और टफेटा वस्त्रों की चमक किस परिसज्जा द्वारा बढ़ाई जाती है? तो सियरिंग द्वारा
बढ़ाई जाती है। सैटिन और टफेटा वस्त्रों में सीरिंग द्वारा चमक बढ़ाई जाती है। थर्मोप्लास्टिक तंतु के वस्त्रों पर केवल गर्म कैलेंडरिंग करके चमकदार सतह की परिसज्जा को क्या कहा जाता है? तो सीरिंग कहा जाता है। यानी सीरिंग किसे कहा जाता है, ये देखिए यहाँ बताया गया है। आकर्षक चमकदार लहर वाली डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आकर्षक चमकदार एवं लहर वाली डिज़ाइन को मोयरिंग कहते हैं। मोयरिंग के लिए कौन सी धुलाई उपयुक्त है? यानी कि जिस कपड़े पर मोयरिंग की डिज़ाइन, मोयरिंग परिसज्जा होती है तो उसके लिए शुष्क धुलाई ज़्यादा उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि मोयरिंग की परिसज्जा जो है वह निकल जाती है। 1 या 2 धुलाई के बाद कपड़े पर से मोयरिंग परिसज्जा उतर जाती है। आगे देखते हैं, रेयॉन पर मोयर नमूने कैसे होते हैं, स्थायी या फिर अस्थायी? तो रेयॉन पर मोयर के नमूने अस्थायी होते हैं। जबकि देखिए एसीटेट, नायलॉन एवं अन्य थर्मोप्लास्टिक यानी कि मानव निर्मित तंतु, रेयॉन भी मानव निर्मित तंतु है लेकिन ये किससे बना है? यह जो है वह सेल्यूलोजिक पर बना होता है। जबकि एसीटेट, नायलॉन एवं अन्य थर्मोप्लास्टिक यानी रासायनिक विधियों द्वारा बना गया वस्त्र पर मोयर की परिसज्जा क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है, फर्क समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, वस्त्रों में चुन्नटे या तह डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रेपिंग कहलाती है। चुन्नटे या क्रेपिंग एक ही चीज़ होती है। तो क्रेपिंग किन किन विधियों से की जाती है? तो क्रेपिंग यानी वस्त्र पर चुन्नट या फिर क्रेपिंग हम लोग किन किन विधियों से डाल सकते हैं? तो यंत्र द्वारा भी डाल सकते हैं और रासायनिक विधियों द्वारा भी डाल सकते हैं। आगे देखते हैं, यंत्रों द्वारा डाली गई चुन्नटें कैसी होती हैं? तो अस्थायी होती हैं। ध्यान दीजिए, जिन कपड़ों पर यंत्र द्वारा चुन्नटें डाली जाती हैं तो वह अस्थायी होती हैं। 1 या 2 धुलाई के बाद वह समाप्त हो जाती हैं। जबकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा डाली गई चुन्नटें कैसी होती हैं? तो वह स्थायी होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात कि इस वीडियो के इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी। नोट्स को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी जहाँ से आप लोग भी अपने नोट्स जो है वह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन करके अपने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।